हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है। तो आज का टॉपिक ये रहेगा कि डेरिवेटिव का जो ग्रोथ है वो ग्लोबल मार्केट में इतना ज़्यादा कैसे फैला, इतना स्पीड में वो कैसे फैला वो जान लेते हैं। तो 50 सालों में क्या हुआ था कि डेरिवेटिव मार्केट काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हुआ ग्लोबली। अब क्या होता है कि बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे होते हैं कि बाहर से लोग आते हैं डेरिवेटिव मार्केट में ट्रेड करने के लिए। तो अब क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो ग्रोथ करने में सहायता करते हैं डेरिवेटिव मार्केट को। तो जान लेते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें जो वो ग्रोथ में सहायता देती है। तो पहले तो है फ्लक्चुएशंस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होती है। अब मान लेते हैं कि एक 10 रुपये का प्राइस का कुछ सामान है, वो 12 रुपया एकदम स्पीड में हो गया और वहाँ पे सेल हो गया। 12 रुपये का सामान को हम लोग सेल कर दिए प्रॉफिट इंगेज के लिए। फिर वहाँ से कोई ना कोई फिर से वो 12 रुपये का सामान खरीदा और फिर से वो 15 रुपया हो गया, 16 रुपया हो गया, इस तरीके से। या फिर वो फिर से 16 रुपया से फिर से वो 12 रुपया पर आ गया। तो इतना ज़्यादा इंक्रीज फ्लक्चुएशंस हुआ कि मार्केट में पार्टिसिपेंट्स बहुत ज़्यादा आ गए और ये काफ़ी स्पीड में होता है। तो प्रॉफिट या लॉसेस भी बहुत ज़्यादा स्पीड में होते हैं। आपको उतना ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा कि मैंने जो है इसको बाई किया हुआ है, फिर बहुत साल बाद वो प्रॉफिट में आया एंड देन फिर वहाँ पे मैंने सेल किया। वैसा कुछ नहीं होता। डेरिवेटिव मार्केट में एकदम स्पीड काम होता है। तो वो स्पीड काम के लिए ग्लोबली बहुत सारे लोग एक जगह पर ही इंगेज हुए और इसका मार्केट जो एक्सपेंशन है वो बढ़ता गया। अब क्या होता है कि स्पीड काम हो रहा है तो ग्लोबल में बहुत ज़्यादा पैसा है, ग्लोबली मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसा है और वो पैसा एक ही जगह पे आता गया। अब कोई भी चीज़ स्पीड करने के लिए टेक्नोलॉजी को भी इंक्रीज़ करना होगा और जैसे टेक्नोलॉजी उसके बीच में आई वैसे ही उसका जो ग्रोथ है एक्सपेंशन और बढ़ता गया। तो पहली चीज़ तो फ्लक्चुएशंस हो गई। सेकंड चीज़ कि ग्लोबल पार्टिसिपेंट्स और इंगेज होते गए। थर्ड चीज़ है कि टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा बढ़ती गई, जिसके कारण एक क्लिक में ही आप जो भी सामान है उसको बाई कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। अब क्या होता है कि रिस्क मैनेजमेंट के टूल्स काफ़ी ज़्यादा बनते गए। यानी अगर हम उसी चीज़ को एक ऐप में ट्रांसफ़र कर देते हैं और बाई और सेल के ऑर्डर्स लगा देते हैं तो वो एक क्लिक में ही बाई और सेल हो जाते हैं और काफ़ी स्पीड में हो जाते हैं। और क्या होता है कि रिस्क मैनेजमेंट के टूल बनते गए, यानी कि एक जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें मेरा कितना लॉस हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, ये भी सब भी चीज़ें एक एक सेकंड में हम लोग जान सकते हैं। तो वो काफ़ी ज़्यादा सुविधा हुई, जिसके कारण लोग इस मार्केट में जल्दी आने लगे और एक बड़े पैमाने पर आने लगे। और क्या हुआ कि अलग अलग जो प्रोडक्ट्स है वो भी बनते गए। जैसे मान के चलते हैं कि जो गोल्ड का जो एक फ्यूचर्स का कॉन्ट्रैक्ट रहता है, एक नॉर्मल गोल्ड का फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट का दाम बहुत ज़्यादा रहता है। तो उसको क्या किया, पार्टिसिपेंट्स को लाने के लिए, छोटे छोटे पार्टिसिपेंट्स को भी लाने के लिए उसको डिवाइड करता गया, यानी प्राइसेस कम करते गए। मान लेते कि एक गोल्ड का ओरिजिनल जो कॉन्ट्रैक्ट है, फिर उसका जो मिनी कॉन्ट्रैक्ट है, फिर माइक्रो कॉन्ट्रैक्ट है, फिर गिनी है, फिर पेटल है। तो इस तरीके से गोल्ड के कॉन्ट्रैक्ट्स को डिवाइड करता गया। चीज़ वही है लेकिन उसके कॉस्ट को कम करता गया। तो इस तरीके से इनोवेशंस होते गए प्रोडक्ट्स में और जो भी ट्रेडर्स हैं, छोटे ट्रेडर्स, बड़े ट्रेडर्स, उसको उन लोगों को एक साथ लाने के लिए ये सारी चीज़ें होती गई। तो अब इतना ज़्यादा इनोवेशंस और इतना ज़्यादा कंफर्टेबल होने के कारण डेरिवेटिव मार्केट जो है ग्लोबली बहुत ज़्यादा एक्सपेंड किया। अब वो ग्लोबली एक्सपेंड किया तो इंडियन मार्केट के भी बारे में जान लेते हैं कि डेरिवेटिव मार्केट कब इंडियन मार्केट में आने लगा, वो सिस्टम। सो डेरिवेटिव मार्केट जो है वो पूरा ग्लोबली काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड किया था। तो इंडियन मार्केट में भी वो डेरिवेटिव का कुछ फंक्शंस आते हैं। सो शुरू में जैसे मैंने बोला था कि सभी फॉरवर्ड कंडीशंस के थे, मतलब कि दो बायर्स के बीच ही बाय और सेल होता है। तो वो पहले होता था, कोई भी बीच में एक्सचेंज इंटरफेयर नहीं कर रहे थे। तो एक्सचेंज अगर इंटरफेयर नहीं होता है तो उसमें फ्यूचर्स और ऑप्शंस के कॉन्ट्रैक्ट का कोई महत्व नहीं रह जाता। तो पहले जो थे वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स होते थे कि दो बायर्स या और सेलर्स के बीच में वो चीज़ें होती थी। तो क्या होता था, इंडियन मार्केट में क्या हो रहा था कि जो सेबी जो थे वो 24 मेंबर्स का एक कमेटी ऑर्गेनाइज़ किया था 1996 को, जो कि चेयरमैन डॉक्टर LC गुप्ता के अंडर में किया गया था। फिर उसी तरीके से बहुत सारी कमेटीज़ को बिठाया गया था 1998 को, अक्टूबर 1998 को
उसी तरीके से बहुत सारे कमिटीज़ को बिठा के जून 2000 में क्या हुआ था कि सेबी जो है वो 2 एक्सचेंजेस को परमिट किया, NSE और BSE का सेगमेंट को, और सेबी जो है वो सेगमेंट जो है वो निफ्टी और सेंसेक्स में किए। तो फर्स्ट जो सेगमेंट आया था वो फ्यूचर्स के सेगमेंट्स आए हुए थे। तो पहला जो सेगमेंट है वो फ्यूचर्स के सेगमेंट आए हुए थे, जो कि निफ्टी और सेंसेक्स के बीच में हो रहा था, और वो 2001 में हुआ था। फिर ऑप्शंस के सेगमेंट आने स्टार्ट हुए इंडेक्स के। तो बेसिकली फर्स्ट जो सेगमेंट आया फ्यूचर्स और ऑप्शंस का वो इंडेक्स में ही आए हुए थे, लेकिन नवंबर 2001 को, यानी 2001 के लास्ट में, वो इंडिविजुअल के तौर पे भी फ्यूचर्स ट्रेड आने लगे और ऑप्शंस के भी ट्रेड आने लगे इंडिविजुअल के तौर पे, यानी कि एक एक स्टॉक में आप फ्यूचर्स और ऑप्शंस कर सकते थे। तो इसी तरीके से बहुत सारे प्रोडक्ट लॉन्च हुए, और 2013 में MSEI यानी मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का भी गठन हुआ। तो 3 तरीके के एक्सचेंज आए, NSE, BSE और MSEI। तो इसी तरीके से डेरिवेटिव मार्केट जो है वो इंडियन मार्केट में भी इंटर करता गया। तो डेरिवेटिव मार्केट अभी जो है वो ग्लोबली काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड हो चुका है, और बहुत सारे लोग पूरे वर्ल्ड में एक एक सेगमेंट को ट्रेड करते हैं और उससे पैसे जनरेट करते हैं। सो और भी चीज़ें जानने के लिए आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो आज का टॉपिक यही था कि डेरिवेटिव मार्केट ग्लोबली कैसे एक्सपेंड हुआ और इंडिया में वो कैसे ग्रोथ किया। सो कीप इन्वेस्टिंग।